तो रोज की तरह हाजिर हैं हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पर्यावरण से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, पर्यावरण किससे बनता है? ऑप्शन है जीवीय घटकों से, दूसरा ऑप्शन है भू आकृतिक घटकों से, और तीसरा ऑप्शन है अजैविक घटकों से, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। देखिए, जैविक घटकों में वो चीजें आती हैं जो जीवित होती हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब हो गए। तो यह तो सही है कि जैविक घटक पर्यावरण के एक अभिन्न अंग होते हैं। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है भू आकृतिक घटक, भू आकृतिक घटक भी पर्यावरण का एक अंग होता है, क्योंकि भू आकृतिक घटक किसी भी जगह के सांस्कृतिक तत्वों से बहुत ही गहरे रूप से जुड़ा होता है। जैसे मान लीजिए किसी जगह पे कोई झरना है, कोई बहुत ही सुंदर पहाड़ है, कोई रेगिस्तान है, कोई बहुत ही सुंदर फूलों की घाटी है, तो ये जो भू आकृतिक घटक होते हैं वो वहाँ के संस्कृति को प्रभावित करने में अभिन्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए यह भी पर्यावरण का एक अंग होता है। और तीसरा है अजैविक घटक, तो अजैविक घटक के बिना भी पर्यावरण अधूरा है। तो पर्यावरण इन तीनों से मिलकर बनता है, जैविक, अजैविक घटक और इसके अलावा भू आकृतिक घटक, जो कि उनके सांस्कृतिक अंतःक्रिया को निर्धारित करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी पार्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? अब इसमें देखिए, पहला ऑप्शन है परिचालन पर्यावरण, दूसरा है भौतिक पर्यावरण, तीसरा है सांस्कृतिक और चौथा है जैविकीय पर्यावरण। अब इसमें जो परिचालन है ये गलत है। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि भौतिक पर्यावरण मतलब अजैविक घटक, जैविकी पर्यावरण मतलब जैविक घटक उसके हो गए, और सांस्कृतिक पर्यावरण वही जो भू आकृतिक जो घटक बताया गया था वो सांस्कृतिक पर्यावरण से ही जुड़ा हुआ है। आप देखे होंगे कि कोई भी, जैसे एक रेगिस्तान ले लीजिए, तो रेगिस्तान के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनकी संस्कृति बहुत ही रेगिस्तान की जो भू आकृति है उससे बहुत जुड़ी होती है। इसी प्रकार पहाड़ों पर, मैदानों पर जो लोग, मैदानी भागों में जो लोग रहते हैं, तो वहाँ उनकी संस्कृति और वहाँ का जो भू आकृतिक जो घटक है वो बहुत ही घनिष्ठ रूप से जुड़ा होता है, और वही उनके संस्कृति के अंतःक्रिया को निर्धारित करता है। इसीलिए ये तीनों इसमें शामिल होते हैं। तो इसका जो गलत होगा ये ए पार्ट इसमें हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण से अभिप्राय है। अब देखिए इसमें सभी क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए इसमें एक एक ऑप्शन अच्छे से पढ़िए। भूमि, जल, वायु, पौधे, पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके इनके चारों ओर अस्तित्व में है। आगे देखते हैं, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। नहीं, ये गलत है। ये पहला वाले में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अभी जल्दबाजी मत करिए, पहले सभी ऑप्शन पढ़िए। भौतिकी, जैविकी, सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती है, और लास्ट है उपयुक्त सभी। तो जो इसमें सही आंसर जो है, जो आप लोगों को मैं अभी तक समझा रहा हूं उससे समझ में आ गया होगा कि पर्यावरण का यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो सी होगा। भौतिक यानी अजैविक घटक, और जैविकी घटक, और सांस्कृतिक तत्व, ये तीनों के अंतःक्रिया से ही पर्यावरण बनता है। समझ में आया? जबकि ये जो पहला ऑप्शन है ये बहुत सतही है, क्योंकि इसमें ठीक से सांस्कृतिक तत्वों की बात नहीं की गई है। जैविक, अजैविक तो चलिए मान लीजिए जल, वायु, भूमि ये हो गए अजैविक, पौधे, पशु जैविक हो गए, बट इनमें जो अंतःक्रिया और जो सांस्कृतिक ये जो तत्व इसमें जुड़े हैं ये पहले ऑप्शन में शामिल नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1887 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, पर चर्चा आरंभ हुई। यह प्रतिवेदन था, इस प्रतिवेदन का जो शीर्षक था वो था अवर कॉमन फ्यूचर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में, और वैसे भी ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो किसी किताब से लिया गया है या अपने से बनाया गया है। ये सभी प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस वनडे एग्जाम, कॉम्पिटेटिव में एग्जाम्स, जो वेरियस एग्जाम्स होते हैं उनके क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन आप सभी लोग जानते हैं, यह 1992 में हुआ था, बहुत ही फेमस रियो डे जेनेरियो में जो अर्थ समिट हुआ था 1992 में। ब्रेटलैंड रिपोर्ट ये आया था 1987 में, सॉरी 1987 में, इसको याद रखेंगे, ये रिपोर्ट आया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसी रिपोर्ट के 2 साल बाद 1989 में यह आया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन हुआ था। उसके बाद चौथा है द लिमिट टू ग्रोथ, ये आया था 1972 में। ठीक, तो अब आप इसी से क्रम से लगा लीजिए।
ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आएगा चौथा ऑप्शन, फिर उसके बाद आएगा दूसरा ऑप्शन। तो चौथा, दूसरा देखिए कहाँ पे है, बी पार्ट शायद सही जा रहा है। फिर उसके बाद आएगा तीसरा और यहाँ पे फिर पहला, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सतत विकास के लिए आवश्यक होता है। जैव विविधता का संरक्षण बिल्कुल सही, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। पर्यावरण का निरोध एवं नियंत्रण, ये भी सही है। निर्धनता को घटाना, ये भी सही है। तो इसमें जो लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी, यह आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रियाएं, उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती हैं, ऐड करती हैं? मतलब इन चारों जो ये बताई गई हैं, ये जो चारों घटनाएं, इनमें से कौन सी घटना है जो पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन को ऐड करती है? अब जैसे प्रकाश संश्लेषण है तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो हैं वो सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति, पानी और खनिज लवण और इन सभी के और कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी का प्रयोग करके भोजन बनाती है। तो प्रकाश संश्लेषण में एक्चुअल में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होता है, न कि ऐड होता है वायुमंडल में। श्वसन में ऐड होता है। जैसे हम लोग श्वसन करते हैं तो श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में ऐड होता है। जैविक पदार्थों का अपक्षय, तो किसी भी पदार्थों का जब अपघटन होता है तो उसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और ज्वालामुखी क्रिया जहां भी होती है वहां भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो इसमें 2, 3, 4 ये सही है, देख लीजिए। इस हिसाब से सी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? सेम क्वेश्चन अलग तरीके से अलग परीक्षा में पूछा गया है। सही आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। श्वसन बढ़ाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जैविक पदार्थों का क्षय यह भी बढ़ाता है, और ज्वालामुखी क्रिया, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस ऑप्शन के अनुसार इसमें दिया है कि कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में। तो आप पाएंगे कि ये जो चारों चक्र दिया गया है, इसमें जो जल चक्र होता है, इसमें सौर विकिरण की सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। अगर सौर विकिरण ना हो तो जल चक्र डिस्टर्ब हो जाएगा। जल चक्र एक्चुअल में पूरा का पूरा जल चक्र कंट्रोल्ड होता ही है सौर विकिरण से, ठीक है। सूर्य का प्रकाश आता है पृथ्वी पे, समुद्र के पानी को वाष्प बनाता है, फिर वो वाष्प बादलों के रूप में बरसता है, फिर वो पानी बह के समुद्र में जाता है, और इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जल चक्र की प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक। तो यहाँ पे सी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दबाव पर, या हवा के दबाव पर पवन का वेग निर्भर कर सकता है, ठीक है, हवा, लेकिन वर्षा की मात्रा नहीं। वायुमंडल की नमी पे, यह सही है। आप देखे होंगे कि आजकल आप डिजिटल टूल्स में भी देखते हैं, जब आप लोग चेक करते हैं कि बारिश होने की संभावना है कि नहीं, तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी देखते हैं कि ह्यूमिडिटी कितना है। अगर अपेक्षित आर्द्रता 100% से 100% दिखा रहा है तो बारिश होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो यह क्या बताता है? ये वायुमंडल की नमी को बताता है। तो वायुमंडल की नमी वर्षा की मात्रा से जुड़ा हुआ है। जल चक्र देखिए, वर्षा की मात्रा या वर्षा ये जल चक्र का एक भाग है, लेकिन वर्षा की मात्रा जल चक्र पे निर्भर नहीं करता, यह वायुमंडल की नमी पे निर्भर करता है। जल चक्र उसका एक अनिवार्य हिस्सा है। तापक्रम पे कुछ हद तक निर्भर करता है, पर ऑप्शन में सबसे जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा बी पार्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो मेरे ख्याल से 10 प्रश्न शायद पूरे हो गए, स्लाइड्स खत्म हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये 10 प्रश्न डिस्कस किए। आई होप आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। ये सेगमेंट हमारा डेली क्विज सेगमेंट है, ये रोज चलता है। रोज 10 प्रश्नों की ये श्रृंखला आती है। देखिए, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको तैयार करिए